हाँ जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गौरव पारासर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं शिवी एजुकेशन हब पर। जैसा कि आप सभी को पता है, आरपीएससी आयुष विभाग लेक्चरर भर्ती 2025 की परीक्षाएं बहुत ही नजदीक हैं और जो विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं कि सर जी हमने यहाँ राजस्थान जीके पढ़ तो लिया है, लेकिन ये 3-4 टॉपिक हमें कहीं से नहीं मिल रहे, तब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। याद रखना, राजस्थान में एकमात्र ऐसा संस्थान है सिवी एजुकेशन हब जो आपके आरपीएससी जो आयुष विभाग लेक्चरर भर्ती है, इसका राजस्थान जीके वाला जो पोर्शन है इसको कंप्लीट करा रहा है। राजस्थान जीके का बैच हम आपके लिए लेकर के आए हैं सिवी एजुकेशन हब पर। तो यदि आप अंतिम समय में घबरा रहे हैं और राजस्थान जीके से डर लग रहा है, तो आज ही जाइए सिवी एजुकेशन हब हमारे एप्लीकेशन पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और वहां जाके आयुष बैच ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं आयुष बैच में। जो आपका ये सिलेबस है, इसमें देखिए जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है, इसमें आपके ये 4 टॉपिक हैं और 4 टॉपिक की आज हम शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले देखते हैं मेरे भाई, ये डाइटी प्रैक्टिसेस ऑफ राजस्थान की मैं बात कर लेता हूं। इसमें सबसे पहला जो आपका 1.1 टॉपिक है, इसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, देखिए मेरे भाई, ये जो फर्स्ट टॉपिक है, आज हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। समझ में आ गई क्या? चलिए देखिए, सबसे पहले इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं स्वदेशी भोजन, यानी राजस्थान में जो आपके स्थानीय भोजन है, स्वदेशी भोजन है, इनकी हम चर्चा करने वाले हैं। जिसमें हम मिलेट्स की चर्चा करेंगे, फ्रूट्स की चर्चा करेंगे, वेजिटेबल की चर्चा करेंगे और फूड ऑफ और आपके जो वेरियस आपके रीजनल जो आपके भोजन है, ठीक है, इनकी चर्चा करेंगे। कहने का मतलब क्या है, डिटेल से कैसे पढ़ना है सर जी, एक बार हमें बता दो। चलिए मेरे भाई, पहले टॉपिक को हम कैसे पढ़ते हैं, आराम से समझना है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, राजस्थान में जब भी आपको स्वदेशी भोजन पढ़ना है, स्वदेशी का मतलब क्या है? स्थानीय। स्थानीय का मतलब है आपका जो लोकल, यहां पर जो खाने का आपके जो अनाज है उनकी चर्चा की जाएगी। आपके इसके अलावा जो औषधीय पादप हैं जिनको हम खाने के रूप में यूज कर रहे हैं, उनकी चर्चा की जाएगी। तो अभी हम पढ़ने क्या वाले हैं, सबसे पहले तो एक बार ये देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे अनाज एवं मोटे अनाज की चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे, अनाज हम पढ़ने वाले हैं कि राजस्थान में अनाज के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं, या मिलेट्स की बात कर लेता हूं, मोटे अनाज की बात कर लेता हूं। अनाज या मोटे अनाज में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इनमें जो आपका मुख्यतः जो प्रश्न बनने वाला है, वो क्वेश्चन बनेगा आपका बाजरा से। यानी राजस्थान में, आपको पता है भारत में सबसे ज्यादा बाजरा होता है राजस्थान में, तो एक आप देखेंगे तो बाजरा सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ है। दूसरे नंबर पर हम ज्वार की चर्चा करेंगे, ज्वार आपको यहाँ देखना पड़ेगा मिलेट्स के रूप में। फिर आप देखेंगे गेहूं की यहाँ चर्चा करनी पड़ेगी और गेहूं के बाद हमें मक्का डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये 4 हमारी जो प्रमुख फसलें हैं, अनाज है, मोटे अनाज या मिलेट्स के रूप में हमें पढ़नी पड़ेंगी फसलें। दूसरे नंबर पर हम इस चैप्टर को बांट के पढ़ते हैं फल और सब्जियों के रूप में। यानी राजस्थान में कौन कौन से आपके फल हैं और फल के साथ आपकी सब्जियां हैं जो यहाँ स्थानीय या लोकल आपके क्या है, भोजन के रूप में है। अब आप देखेंगे सर जी, स्थानीय लोकल आपका जो फूड है, इसमें हमारी कौन कौन सी, देखो सबसे पहले पारंपरिक सब्जियों के रूप में देखते हैं। यानी आपकी पारंपरिक सब्जी, यानी ऐसी सब्जियां जो हम कई सदियों से, हमारे पूर्वज भी यूज कर रहे हैं, सदियों से आपकी परंपराओं के रूप में इनको जाना जा रहा है। दूसरे नंबर पर सूखी सब्जियों की हम चर्चा करेंगे। सूखी सब्जियां हम देखेंगे, ठीक, ऐसी सब्जियां जिनको पहले हम सुखाते हैं और सुखाने के बाद हम खाने के रूप में प्रयोग करेंगे। और भैया याद रखना, तीसरे नंबर पर हम फल की चर्चा करने वाले हैं, जो फ्रूट्स हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तीसरे नंबर पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक बार इसको थोड़ा सा मैं आगे ले लेता हूं ताकि आपको डिटेल से सब कुछ समझ में आ जाए। देखो, तीसरे नंबर पर हमें क्या पढ़ना है, तीसरे नंबर पर हमको राजस्थान के जो विभिन्न क्षेत्र हैं इनमें खाद्य पदार्थ देखने हैं। यानी आपको क्षेत्र वाइज आपके जो खाद्य हैं इनकी चर्चा करनी पड़ेगी। सर जी समझ में नहीं आया, क्षेत्र वाइज कैसे पढ़ना है? हमें पढ़ना है कि मरुस्थल में आपका भोजन कैसे है। समझ में आ रहे हो? आप देखेंगे मरुस्थल में आपका जो भोजन है वो कौन सा है, वहां जो प्रमुख खाद्य पदार्थ है वो आपका कौन सा हो जाएगा। इसके अलावा आप मेवाड़ की बात कर लेते हैं, और मेवाड़ में ही डूंगरपुर और आपके बांसवाड़ा बेल्ट को बोलते हैं बागड़। तो बागड़ बेल्ट है, इस बेल्ट में आपका प्रमुख भोजन क्या है। इसके अलावा तीसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे शेखावाटी बेल्ट में।
कि जो शेखावटी बेल्ट है, इस शेखावटी में आपका प्रमुख भोजन क्या रहेगा। और आयुष वाले विद्यार्थियों के लिए हाड़ौती बेल्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, यहां से आपका प्रश्न जरूर बनेगा। तो हाड़ौती है, ऐसा क्यों कह रहा हूं गुरुजी, हाड़ौती का आप नाम क्यों ले रहे हैं, इसलिए ले रहा हूं मेरे भाई, याद रखना हाल ही में लेटेस्ट आपका क्वेश्चन चल रहा है, अरावली बचाओ अरावली बचाओ अरावली बचाओ। तो याद रखना, अरावली में जो भी आपके, जो अरावली का पूरा क्षेत्र आप राजस्थान में देख लेना, और आपका इससे रिलेट करके देख लेना अरावली क्षेत्र में प्रमुख आपका जो भोजन कौन सा है, मिलेट्स कौन से हैं, औषधीय पादप कौन से हैं, औषधीय पौधे कौन से हैं, औषधीय वनस्पति कौन सी है, यहां से आपका प्रश्न है वो रिलेट होकर के आएगा, याद रखना। ठीक है, इनके अलावा इसमें आपको और क्या क्या पढ़ना है, ये आपका फर्स्ट टॉपिक में स्थानीय भोजन में घी, छाछ और दही का क्या महत्व है आयुर्वेदिक रूप से, घी का, छाछ का व दही का आयुर्वेदिक महत्व, दही का हम देखेंगे आयुर्वेदिक महत्व क्या है। ठीक, आयुर्वेदिक महत्व क्या है, हम इनका यूज क्यों करते हैं दैनिक जीवन में, राजस्थान के निवासी क्यों यूज करते हैं, और अंत में हम देखने वाले हैं सांस्कृतिक और आयुर्वेदिक हम महत्व देखेंगे। इसका मतलब ये रहेगा कि राजस्थान में आपकी जो प्रमुख वनस्पति है, जैसे कि या वनस्पति पौधे हो गए, वनस्पति आपके कोई फल हो गए, कोई सब्जी हो गई, जैसे मैं तुलसी ले लेता हूं, अश्वगंधा ले लेता हूं, आपका पीपल ले लेता हूं, ये आपके पौधे हैं, इनका औषधीय क्या महत्व रहेगा। साथ में ही करंट को जोड़ते हुए हमें पढ़ेंगे कि आयुर्वेदिक हमारे राजस्थान में संस्था कौन कौन से हैं, आयुर्वेदिक आपके जो पादप हैं उनका वनस्पति नाम क्या होगा, समझ में आ रही है। ऐसे लास्ट में हम फैक्ट देख लेंगे और इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि ये टॉपिक आपको राजस्थान में कोई कोचिंग संस्थान नहीं कराएंगे और हम आपको एकदम सटीक प्रमाणिकता के साथ कराएंगे। यदि आप चाहते हैं तो इन टॉपिक्स को पढ़ना, तो आज ही आप सिवी एजुकेशन हब की तरफ जा सकते हैं और ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं। ऑफर है मेरे भाई, 50% ऑफ है, केवल 999 में हम आपको आयुष बैच का राजस्थान जीके वाला बैच देने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो हमने शुरू क्या किया है, हमने शुरू इसका 1.1 हमने शुरू कर दिया है। समझ में आ गई क्या, राजस्थान में स्वदेशी भोजन हम पढ़ने वाले हैं और इसमें हम पढ़ेंगे पहले मोटे अनाज, फिर हम फल और सब्जियां पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे राजस्थान में जो आपके क्षेत्र में कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं, मेवाड़, शेखावटी, हाड़ौती, मरुस्थल में, फिर आपके घी, छाछ, दही का आयुर्वेदिक महत्व, और फिर आपके लास्ट में आयुर्वेदिक आपकी जो संस्था है उनकी चर्चा कर लेंगे। चलिए, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है, राजस्थान में स्वदेशी भोजन। देखिए, राजस्थान का स्वदेशी भोजन, यहां राजस्थान की भौगोलिक बनावट है, यहां मरुस्थल है, अल्प वर्षा यानी बहुत कम यहाँ बारिश होती है, मिट्टी कैसी है, यहाँ पशुपालन आधारित यहाँ खेती होती है, परंपरा है यहाँ की। तो इन सब के आधार पर यहाँ की भोजन है वो भोजन व्यवस्था डिसाइड होती है। कहीं भी आप चले जाइए, जहां आप देखेंगे वहां की जैसी मिट्टी होगी, वहां जैसा वातावरण रहेगा, बारिश कितनी होती है, वहां की जलवायु कितनी है, भौगोलिक बनावट कैसी है, वहां के लोग जैसे होंगे, वो वनस्पति है वहां के वातावरण के अनुकूल होंगे, और ऐसा ही वहां का क्या होगा, भोजन होगा। अब आप बात करेंगे, आप बाहर राजस्थान से आप बाहर जाएंगे तो अदर स्टेट जाइए या आउट ऑफ राजस्थान आप जाइए, वहां आपके मन में जैसे ही राजस्थान का नाम लेंगे एक कल्पना बनेगी कि राजस्थान में तो पानी की कमी है। तो समझ रहे हो, हालांकि राजस्थान में इतनी भी पानी की कमी नहीं है, लेकिन राजस्थान में देखा जाए औसतन पानी कम है, और कम पानी है तो यहां ऐसा ही अपन का भोजन है, और ऐसा भोजन है कि राजस्थान में उसमें पानी का कम यूज हुआ है तो फसल में कमी होगी, लेकिन पोषण अधिक होगा और दीर्घकालिक संरक्षण पर आधारित है। बाहर के लोग जब राजस्थान आते हैं तो प्राय उनके दिमाग में बनता है कि यार ठोस खाना मिलेगा एकदम बिना पानी का, और वो भी चूरमा बाटी दाल एकदम मजबूत वाला। समझ रहे हो मेरी बात। तो बस अब हम चर्चा करेंगे, सबसे पहले राजस्थान में बाजरे की चर्चा कर लेते हैं मेरे भाई। तो सबसे पहले आपको बाजरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मोटे अनाज की मैं चर्चा कर रहा हूं, मिलेट्स की चर्चा कर रहा हूं, मिलेट्स। और मिलेट्स आप सभी को पता है मोटा अनाज होता है। क्या होता है मिलेट्स, मिलेट्स का मतलब होता है मोटा अनाज, यानी मोटा अनाज आपका हो गया, जैसे कि आप लिख सकते हैं बाजरा, बाजरा के साथ आप लिख सकते हैं ज्वार, ज्वार के साथ आप लिख सकते हैं रागी। ठीक है, इसके अलावा काफी आपके जो भी मोटे अनाज हो जाएंगे वो सब हम मिलेट्स के रूप में इनको जानते हैं। और सबसे पहले जो हम शुरू कर रहे हैं वो कौन सा है, बाजरा। चलिए मेरे भाई, अब बाजरे के बारे में आपके जो लेटेस्ट प्रश्न बनने वाले हैं
वो कौन से हैं एक बार आपको जान लेने हैं। देखो, करंट से जोड़ करके मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, लेटेस्ट आपको पढ़ाने वाला हूं, और आयुर्वेदिक महत्व क्या है वो भी मैं आपको यहां पढ़ाने वाला हूं। तो आराम से आपको समझना है, मस्ती के साथ समझना है। देखो मेरे भाई, सबसे पहले कोई आपसे पूछ ले कि इस बाजरे का वैज्ञानिक नाम क्या है, जल्दी से बताओ मेरे भाई। आपसे कोई पूछ ले इस बाजरे का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, तब आपको बता देना है कि बाजरे को पेनिसेटम ग्लूकम के नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाता है, याद रखना, पेनिसेटम, पेनिसेटम ग्लूकम, पेनिसेटम ग्लूकम किसका नाम है, ये बाजरे का वैज्ञानिक नाम है, पहली बात। दूसरी बात, बाजरे में जो कैलोरी की मात्रा है वो गेहूं की तुलना में ज्यादा होती है। यानी जो कैलोरी की मैं चर्चा करता हूं, गेहूं से ज्यादा मिलती है या बाजरे से ज्यादा मिलती है, तो बाजरे से गेहूं की तुलना में कैलोरी की मात्रा ज्यादा होती है। ये शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र की फसल है, यानी जहां आपके पानी की कमी है वहां बाजरा है वो आसानी से हो जाता है। प्राय हम देखते हैं गेहूं की फसल में ज्यादा पानी लगता है, बाजरे की फसल में कम आपके पानी की जरूरत होती है। लेकिन आपसे प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाता है कि प्रमुख इसकी किस्म कौन सी है, प्रमुख किस्म क्यों बता रहे हो सर हमें, इसलिए मैं आपको किस्मों के बारे में चर्चा कर रहा हूं क्योंकि आपसे सीधा सीधा यह प्रश्न पूछा जा सकता है और आपको लिख के दिया जा सकता है कि RCB2, RCB2 आपको दे दिया जाएगा राज 171, राज 171, यानी आपसे कह देंगे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, आपसे कह देंगे राजस्थान रॉयल्स, ये क्या है, आप कहेंगे IPL की टीमों के नाम है, और भैया आपका विकेट वहीं चला जाएगा। याद रखना, RCB2 ये बाजरे की एक किस्म होती है, ये राजस्थान 171 ये भी बाजरे की एक किस्म होती है, आपको याद रखना है। समझ में आ गई। चलिए मेरे भाई, अब आपको दो तीन बातें और याद रखनी है। बाजरा है, ये बाजरा का प्रमुख जो उत्पादन करता राज्य है राजस्थान है, पूरे भारत में सबसे ज्यादा राजस्थान में आपका बाजरा होता है, फिर यूपी में, फिर गुजरात में, फिर हरियाणा में, फिर MP में। तो इसका मतलब भारत का बाजरा उत्पादन में विश्व में पहला स्थान है। दुनिया में पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बाजरा होता है आपके भारत में, और पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा जो बाजरा होता है वो कहां होता है, राजस्थान में होता है, याद रखना। तो सबसे पहले तो आपको ये तीन बातें आपको याद रखनी है। विश्व में, विश्व में बाजरा उत्पादन, बाजरा उत्पादन, और बाजरा उत्पादन में जो फर्स्ट रैंक आती है विश्व के संदर्भ में वो किसकी आती है, इंडिया की। यदि मैं बात कर लेता हूं विश्व की जगह भारत लिख देता हूं, यानी इंडिया में, और भारत में आपका जो बाजरा उत्पादन है इसमें यदि आपसे पूछ ली जाए कि फर्स्ट रैंक किसकी है, तब आपको बताना है राजस्थान में। और आपसे यह भी प्रश्न पूछ लिया जाए कि अब राजस्थान के संदर्भ में बता दो कि राजस्थान में भी आपका जो बाजरा उत्पादन होता है वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जिसका राजस्थान में सर्वाधिक बाजरा उत्पन्न करता है, तब यहां से दो तरह का प्रश्न बनेगा और यह प्रश्न आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट पेज पे लिखना पड़ेगा, इसमें थोड़ी जगह कम है। देखिए मेरे भाई, राजस्थान के संदर्भ में यदि मैं आपसे कह दूं राजस्थान में सर्वाधिक बाजरा उत्पादित जिले, अब आपसे जिले पूछे हैं तो आपको यहां दो तरह के प्रश्न याद रखना है। यदि आपसे कहें कि आपसे बाजरा उत्पादित तो करना है, लेकिन एक तो आपको याद रखना है क्षेत्रफल के आधार पर, यानी सबसे ज्यादा आपका जो मैक्सिमम जो आपका क्षेत्रफल है, सर्वाधिक जो बाजरा है कितने आपके एरिया में हो रहा है, वो याद रखना। ये क्षेत्रफल वाइज तो आपका आंसर होगा बाड़मेर। क्या होगा, बाड़मेर। यानी राजस्थान में सबसे ज्यादा सबसे बड़ी भूमि में यदि बाजरा कहीं उगाया जाएगा तो बाजरा आपका बाड़मेर में उगाया जाएगा। और आपसे यदि कहीं कह दे कि सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन, यानी सबसे ज्यादा यदि वजन में देखा जाए तो बाजरा, सर्वाधिक बाजरा हमें किस डिस्ट्रिक्ट से मिल रहा है, तब आपको याद रखना है सर्वाधिक जो बाजरा उत्पादित कर रहा है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, अलवर है। समझ में आ रही है मेरी बात, दोबारा याद रखना। यानी सर्वाधिक जमीन पर सर्वाधिक एरिया में जो बाजरा कर रहा है वो डिस्ट्रिक्ट तो आपका बाड़मेर है, लेकिन सबसे ज्यादा हमें रिजल्ट जो मिल रहा है, सबसे ज्यादा बाजरा जहां हमें मिल रहा है वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, अलवर है। ये बाजरे की सीधी सीधी सी बातें हैं जो हमने आपको बता दी हैं, लेकिन दो तीन बातें और रख लेंगे याद, तो बाजरे से संबंधित सारी बातें आपकी यहां से
क्लियर होने वाली है। अब आपसे कह दे कि बाजरे है, इस बाजरे की फसल में कौन कौन से रोग लगते हैं। देखो, बाजरे के प्रमुख रोग, अब आपको याद रखना है बाजरे के प्रमुख रोग। गुरुजी क्या बात कर रहे हो, ये भी हमें याद रखने पड़ेंगे। बिल्कुल मेरे भाई, आपको जब आयुर्वेदिक महत्व हम पढ़ेंगे तो उसके रोगों के बारे में तो आपको कम से कम पता होना चाहिए। नाम आपको केवल याद रखने हैं, और नाम है, एक तो है कंडुआ। क्या नाम है? कंडुआ। ये आपके एक रोग का नाम है। दूसरा जो बाजरे में प्रमुख रोग लगता है उसका नाम है हरित वाली। क्या है? ये दो प्रमुख रोग हैं जो किस में लगते हैं? बाजरे में लगते हैं, आपको याद रखना। और एक इंपॉर्टेंट जो लाइन याद रखनी है कि पूरे भारत में बाजरे का जो पहला प्रोसेसिंग यूनिट और एक्यूवेशन सेंटर हमने कहीं खोला है तो बाड़मेर में खोला है। ठीक है, इसको भी मैं एक बार नोट करवा देता हूं, इसको भी लिख लीजिए। तो आपको ये नोट करके लिखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट फैक्ट है कि भारत में बाजरे का पहला भारत में बाजरे का जो पहला प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। एक तो आपसे प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में पूछा जाए और साथ में आपसे पूछा जाए एक्यूवेशन सेंटर। एक्यूवेशन सेंटर, एक्यूवेशन सेंटर कहां खोला गया है? तब आपको याद रखना राजस्थान की डिस्ट्रिक्ट में है, बाड़मेर में है। कहां है? बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट है, इसमें इसका आपका इक्यूवेशन सेंटर हमने खोल दिया है। तो बाजरे से संबंधित जो भी बातें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, लेकिन बाजरे से संबंधित आपको जो अब मैं आयुर्वेदिक से जोड़ करके जो फैक्ट पढ़ाने वाला हूं वो आपको याद रखने हैं। वैसे तो आपसे बाजरा पूछा नहीं जाएगा, पूरे मरुस्थल में बाजरा आपका होता है, लेकिन फिर भी आपसे पूछा जाए बाजरे के क्षेत्र कौन से हैं, तो देखो आपका बाड़मेर हो गया, जैसलमेर हो गया, बीकानेर हो गया, नागौर हो गया, चूरू हो गया, यानी जहां जहां आपका मरुस्थल है उस एरिया में आपके बाजरा होता है। वैसे पूरे राजस्थान में हम बाजरा उत्पादित करते हैं। लेकिन आपका जो प्रश्न बनेगा वो आपका बाजरे का बनेगा आयुर्वेद से संबंधित, कि बाजरे से प्रमुख व्यंजन कौन कौन से बनाए जा सकते हैं। तो बाजरे के प्रमुख व्यंजन, यानी हम बाजरे से क्या क्या बनाते हैं मेरे भाई। राजस्थान में पारंपरिक जो हम भोजन करते हैं, यहाँ जो भोजन चलता है उसमें बाजरे का प्रयोग सर्वाधिक किस्म होता है। तो सबसे पहले तो बाजरे की रोटी बनती है। क्या बनती है मेरे भाई? बाजरे की रोटी। यहाँ बाजरे की रोटी बनाई जाती है। दूसरे नंबर पर बाजरे का खींचड़ा बनता है। क्या बनता है मेरे भाई? बाजरे का खींचड़ा। ठीक, खींचड़ा आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। और तीसरे नंबर पर आपको याद रखनी है राव बनती है। क्या बनती है? राव। और पूर्वी राजस्थान वाले लोग इसको क्या बोलते हैं? राबड़ी बोल देते हैं। कई आउट ऑफ राजस्थान तो इसे महरी के नाम से बोल देते हैं। तो अलग अलग है, कुछ लोग इसे छाछराव के नाम से बोल देते हैं। समझ में आ रहे हैं मेरे भाई? ये आपको बाजरे का क्या है, आयुर्वेदिक महत्व है, प्रमुख व्यंजन के रूप में हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। अच्छा, अब हमें बताइए, बाजरा हम यूज तो कर रहे हैं, लेकिन बाजरे का जो प्रमुख आपका पोषण है वो क्या है, यानी बाजरे में क्या क्या पोषण मिलता है। बाजरे द्वारा मानव को क्या पोषण मिलता है, क्यों बाजरे का इतना उपयोग कर रहे हैं राजस्थान वासी? तो राजस्थान वासियों को पता है कि जो हमारा बाजरा है इसमें एक तो उच्च फाइबर होता है। क्या होता है? उच्च फाइबर। ठीक। और दूसरे नंबर पर आपको याद रखना है इसमें आयरन मिलता है। ठीक, इसमें कैल्शियम मिलता है। तो आयरन और कैल्शियम इन दोनों की भरपूर मात्रा होती है, उच्च फाइबर मिलता है, इसलिए हम इसको बाजरे को पोषण के रूप में उपयोग करते हैं। अब आपका जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हम इसको आयुर्वेदिक रूप से क्यों उपयोग करते हैं, तो अब हम बाजरे का आयुर्वेदिक महत्व देखते हैं। बाजरे का आयुर्वेदिक महत्व, बाजरे का आयुर्वेदिक महत्व। और याद रखना बाजरे का आयुर्वेदिक महत्व क्या है। हमारे आयुर्वेद के अनुसार बाजरा करना खाने से क्या उपयोग होता है? एक तो उष्ण तासीर है। क्या है? उष्ण तासीर है। उष्ण तासीर क्या है? उष्ण तासीर,
उष्ण तासीर का मतलब यह है कि जब सर्दियां आती हैं तो राजस्थान में ठंड से बचने के लिए राजस्थान के जो निवासी हैं वो बाजरे का उपयोग करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये जो बाजरा है ये हमारे शरीर के अंदर हीट पैदा करता है, गर्मी पैदा करता है, जिससे हमें ठंड से क्या होती है, बचत मिलती है। इसलिए सर्दियों में शरीर को एनर्जी भी मिलती है। एक दूसरा ये भी लिख सकते हैं, सर्दियों में शरीर को ऊर्जा, सर्दियों में शरीर को क्या मिलती है, एनर्जी या ऊर्जा भी मिलती है। किसके माध्यम से, बाजरे के माध्यम से मिलती है। और बाजरा है ये राजस्थान के मरुस्थलीय जीवन का ऊर्जा का सोर्स माना गया है। मेरे हिसाब से विधि विधान से मैंने आपको बाजरा कंप्लीट पढ़ा दिया है, फिर भी आपको एक बार दोबारा बता देता हूं। देखो बाजरे में आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले हम देख रहे हैं, देखिए हम स्वदेशी या स्थानीय भोजन देख रहे हैं, मोटे अनाज पढ़ेंगे जिनमें बाजरा, ज्वार, गेहूं, मक्का पढ़ेंगे। सबसे पहले बाजरा की तरफ हम आए थे। बाजरे में क्या देखा, बाजरे में हमने देखा वैज्ञानिक नाम क्या है, पेनिसेटम ग्लूकम है। प्रमुख किस्म है RCB2 और आर राज 171। विश्व में सबसे ज्यादा बाजरा भारत में होता है और भारत में सबसे ज्यादा बाजरा उत्पादित करने वाला राज्य राजस्थान है। राजस्थान में सर्वाधिक बाजरा क्षेत्रफल के अनुसार देखें तो बाड़मेर में, सर्वाधिक बाजरा यदि देखा जाए तो अलवर में होता है। प्रमुख रोग कंडुआ और हरितवाली है। और बाजरे का पहला हमने प्रोसेसिंग यूनिट और एक्यूवेशन सेंटर यदि कहीं खोला है तो कहां खोला है, बाड़मेर में खोला है। इसके बाद देखिए बाजरे के प्रमुख व्यंजन क्या है, राजस्थान में बाजरे की रोटी, बाजरे का खिचड़ा और छाछ-राव है, ये प्रमुख बनाए जाते हैं। बाजरे द्वारा हमारे शरीर में उच्च फाइबर पैदा किया जाता है और आयरन और कैल्शियम हमारे शरीर को मिलता है। और बाजरे का यदि आयुर्वेदिक महत्व देख लिया जाए कि आयुर्वेदिक दृष्टि से बाजरे का क्या उपयोग है, तो ये शरीर का उष्ण तासीर है, शरीर में हीट पैदा करता है, सर्दियों में शरीर को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। एक हमने अभी किसकी चर्चा करी है, बाजरे की चर्चा करी है। मिलेट्स में हमने बाजरा देखा है। दूसरे नंबर पर हम क्या पढ़ेंगे, दूसरे नंबर पर ज्वार पढ़ते हैं। दूसरे नंबर पर क्या पढ़ते हैं मेरे भाई, ज्वार की चर्चा करेंगे। देखिए ज्वार की मैं चर्चा कर देता हूं। ज्वार, अब देखिए ये भी क्या है, मिलेट्स में शामिल किया गया है। इस ज्वार में आपको कौन कौन सी बातें याद रखनी है, सबसे पहले तो याद रखना है आपको कि ज्वार का जो राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन होगा वो आपका अजमेर में होता है। कहां होता है, अजमेर में। यदि कोई आपसे पूछ ले सर्वाधिक उत्पादन, यानी राजस्थान में सर्वाधिक आपका जो उत्पादन है, ये उत्पादन, अब आप कहें गुरुजी क्षेत्रफल वाइज हम देखना चाहें या फिर हम उत्पादन देखना चाहें, तो दोनों का ही आंसर एक ही होगा और आंसर होगा अजमेर। याद रखना, यानी सर्वाधिक आपके एरिया में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर यदि बाजरा उगता है तो भी अजमेर में, और सबसे ज्यादा बाजरा भी राजस्थान में कहीं से मिलता है, सबसे ज्यादा उगाया जाता है तो भी कहां मिलता है, अजमेर से मिलता है। एक बात आपको याद रखनी है। दूसरा सीधा सीधा प्रश्न आपको याद रखना है कि जो ज्वार है इसकी प्रमुख किस्म कौन कौन सी है, प्रमुख किस्म कौन सी है, तो ज्वार की जो प्रमुख किस्म है वो आपको याद रखनी है। और प्रमुख किस्मों में सबसे पहले जो आपको याद रखनी है उसका नाम है CSB10। क्या है, CSB10। दूसरे नंबर पर एक प्रमुख इसकी जो किस्म है उसका नाम है SPB, SPB 96, 96, ठीक है 96 है। तीसरे नंबर पर आपको याद रखनी है कि ज्वार की SPB 245 है, SPB 245 है। और एक और आपको याद रख लेनी है कि इसकी प्रमुख जो किस्म है वो है राजस्थान में चरी। क्या नाम है, चरी। एक कह दीजिए, चरी 11 कह दीजिए, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इसको यही स्किप कर रहा हूं। अब देखो चरी के आपको याद रखना, टोटल CSB या SPB के नाम से यदि कहीं आए तो समझ जाना ये चरी की किस्म है, और किसी में आपको SPB आएगा नहीं, सीधी सीधी ट्रिक याद रख लेना। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, देखो ज्वार अनुसंधान केंद्र आपसे पूछ ले, यानी ज्वार रिसर्च सेंटर आपका कहां है, तो राजस्थान में बल्लभगढ़ कहां है, बल्लभ नगर है, सॉरी उदयपुर में, और वहां आपका ज्वार अनुसंधान केंद्र है। तो याद रखना, इसको लिख लेना, ज्वार अनुसंधान केंद्र। यानी जो ज्वार है इस पर हमने एक राजस्थान में रिसर्च सेंटर खोला है, और ये रिसर्च सेंटर कहां खोला है, ये खोला है हमने बल्लभ नगर। और बल्लभ नगर कहां है, उदयपुर में। बल्लभ नगर कहां है, उदयपुर में है। और यहां हमने इसका एक रिसर्च सेंटर
खोल दिया है। इतनी बात समझ में आ गई क्या? ज्वार अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बल्लभनगर। और बल्लभनगर कहाँ है? उदयपुर में है, आपको याद रखना है। चलिए गुरुजी, एक बार ज्वार की स्थिति आप बता दीजिए। देखिए मेरे भाई, भारत में ज्वार जो सर्वाधिक उगाते हैं, हमारे स्टेट की चर्चा करो तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पर कर्नाटक है, तीसरे नंबर पर राजस्थान आता है। यानी ज्वार है ये राजस्थान में तीसरा आपका स्टेट है जहां सबसे ज्यादा ज्वार उगाई जाती है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं रहा। पहला आपका बाजरा था, तो बाजरे में पहला फैक्ट था। अब आपसे पूछे कि ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन, तो मैंने बता दिया अजमेर में। सर्वाधिक क्षेत्रफल पूछे तो भी अजमेर में है। लेकिन ज्वार मेरे भाई याद रखना, इसका यूज क्या होता है? ज्वार का उपयोग, ज्वार का उपयोग क्या होता है उपयोग मेरे भाई? तो ज्वार का जो यूज करते हैं, सर्वाधिक हम ज्वार का उपयोग करते हैं मेरे भाई, ये एक तो हम शराब निर्माण में किया जाता है, बियर या शराब निर्माण में, बियर या शराब निर्माण में इसका सर्वाधिक क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। कई जगह आपको जौ भी मिलेगा। जौ यदि ऑप्शन में नहीं है तो आपको ज्वार है वो सटीक आंसर करके आना है। आपसे कोई पूछ ले कि ठीक है गुरुजी, ये तो आपने बता दिया है सर्वाधिक क्षेत्रफल है और सर्वाधिक उत्पादन का एक जिला पूछ लिया जाए तो कहां है? आपका अजमेर है। लेकिन आपको यदि हाड़ौती बेल्ट दे दिया जाए, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारा, तो यहां भी आपका ज्वार का क्या होता है? उत्पादन होता है। समझ में आ गए क्या? चलिए, दूसरा इसका उपयोग कहां किया जाता है? पहले नंबर पर तो हमने देख लिया, बियर शराब निर्माण में किया जाएगा। दूसरा है आपको कि ज्वार की हम क्या करते हैं? रोटियां बनाते हैं। ये आयुर्वेदिक है, याद रखना। क्या है? आयुर्वेदिक आपका महत्व है। ज्वार की क्या बनती है? रोटी। ज्वार की भी क्या बनाते हैं हम? रोटियां बनाते हैं राजस्थान में, याद रखना। इसके अलावा ज्वार का हम क्या बनाते हैं? दलिया भी बनाते हैं। चलो ठीक है, दलिया भी हमने बना लिया है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि आपका जो डायबिटीज है, इस डायबिटीज में आपके इस ज्वार का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो लिख लीजिए मेरे भाई, डायबिटीज में, डायबिटीज के इलाज में किसका उपयोग किया जाता है? ज्वार का उपयोग किया जाता है। और साथ में ही ये आपका जो पाचन तंत्र है, पाचन, तो आपका पाचन तंत्र को क्या करता है? मजबूत करता है मेरे भाई, याद रखना। समझ में आ गई? यानी आप में के शरीर में यदि भोजन को पाचन संबंधित समस्याएं आ रही हैं, तो राजस्थान में माना जाता है कि आप ज्वार की रोटी या ज्वार का दलिया खा लीजिए। आपकी पाचन की समस्या है वो हमेशा हमेशा के लिए कहां हो जाएंगी? समाप्त हो जाएंगी। ये इसका आयुर्वेदिक महत्व हमने देख लिया। एक बार दोबारा देख लेते हैं मेरे भाई, क्या क्या हम पढ़ रहे हैं, ताकि आपको पूरा बता देते हैं। हमारा पहला टॉपिक है स्वदेशी भोजन। स्वदेशी भोजन में हम मोटे अनाज या मिलेट्स की चर्चा करेंगे, जिनमें हमने बाजरा देख लिया, बाजरा के बाद ज्वार देख लिया। अब ज्वार के बाद हम गेहूं की तरफ बढ़ते हैं और गेहूं के बारे में जो फैक्ट हैं उनकी एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो लिख लेते हैं मेरे भाई, गेहूं। चलिए, गेहूं की चर्चा करते हैं। गेहूं, अब गेहूं के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है, इसके बारे में भी देख लीजिए मेरे भाई। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो गेहूं है, ये गेहूं आपके चावल के बाद भारत में सबसे दूसरे नंबर की महत्वपूर्ण फसल है, जिसको राजस्थान में, पूरे इंडिया में पसंद किया जाता है। यानी सबसे पहले नंबर की भारतवासियों की पसंद क्या है? चावल। और दूसरे नंबर पर क्या है? गेहूं है, आपको याद रखना है। दूसरे नंबर पर मेरे भाई, भारत में सर्वाधिक जो गेहूं है ये इसका जो उत्पादन किया जाता है वो पहले नंबर पर यूपी में, दूसरा एमपी, तीसरा पंजाब में। इसका मतलब राजस्थान का नंबर थोड़ा सा पीछे है, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक राजस्थान में आपका गेहूं कहां उगाए जाते हैं, यह प्रश्न आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन, राजस्थान में जो सर्वाधिक उत्पादन है, ये अब आपका चाहे क्षेत्रफल पूछ ले, चाहे आपका उत्पादन पूछ ले, यानी सर्वाधिक जमीन पर आपका बाजरा, ये गेहूं कहां उगाए जाते हैं और सर्वाधिक उत्पादित कहां होते हैं, इन दोनों का आंसर आपसे पूछा जाए तब आपको याद रखना है हनुमानगढ़ एक डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, और इस हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन किया जाता है, इसलिए इसको अन्न का कटोरा भी कहा जाता है मेरे भाई। ठीक है, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई है।
तो दूसरी बात आपको कौन सी याद रखनी है कि गेहूं की प्रमुख किस्म कौन कौन सी है, जहां से आपका प्रश्न पूछा जाएगा मेरे भाई, प्रमुख किस्म कौन सी है। और बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रमुख किस्म। एक बार देख लेते हैं गेहूं की कौन कौन सी किस्में हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है। गेहूं की जो किस्में हैं, यहां से आपका प्रश्न बनेगा ही बनेगा। कौन सी है? सबसे पहले आपको याद रखना है कल्याणी। क्या याद है? कल्याणी। कल्याणी। कल्याणी के बाद आपको याद रखना है सोना। क्या याद रखना है? सोना आपको याद रखना है। सोना से ही सोनालिका आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इसके अलावा कोहिनूर। क्या नाम है? कोहिनूर। इसके अलावा आपको याद रखना है सोनेरा 64। सोनेरा 64 जो ये आपके किस्म है, यहां से आपका प्रश्न बनेगा मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। पूसा सिंधु गंगा। पूसा सिंधु गंगा, ये सब क्या है? ये आपके गेहूं की प्रमुख किस्म है, जहां से आपका प्रश्न बनता है, याद रखना। ठीक है। इसके अलावा क्या गेहूं की फसल में कोई रोग भी लगता है क्या गुरुजी? बिल्कुल मेरे भाई, गेहूं में लगने वाले जो प्रमुख रोग हैं, उनका नाम भी आपको याद रख लेना है। और वो रोग कौन कौन सा है? ब्लैक स्मट। एक है आपका ब्लैक रस्ट। ठीक। एक आपको याद रखना है ब्लैक रस्ट। एक आपको याद रखना है स्मट, ब्लैक स्मट। एक आपको याद रखना है रतुआ और टुंडू। रतुआ व टुंडू, ये क्या है? ये आपको याद रखना है। गेहूं में लगने वाले जो प्रमुख आपके रोग हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद आपको याद रखना है कि श्री गंगानगर है, यहां सबसे ज्यादा आपका क्या है? गेहूं उत्पादित होता है, इसलिए इसको राजस्थान का अन्न का भंडार भी बोला जाता है। और साथ में ही आपको याद रखना है जो गेहूं है, यह गेहूं भी राजस्थान में दो इसकी कैटेगरी है। एक तो है ट्रिटिकम ड्रम और एक है आपका ट्रिटिकम एस्टिबम। ये आपको याद नहीं रखना है। एक की तो चपाती बनती है और एक मैक्रोनी के नाम से जाना जाता है। चलो ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको दूसरी बात याद रखनी है, गेहूं है और गेहूं का राजस्थान में क्या क्या उपयोग होता है, कौन कौन से व्यंजन बनते हैं। तो गेहूं के व्यंजन राजस्थान में कौन कौन से बनते हैं भाई? गेहूं के व्यंजन ये राजस्थान के संदर्भ में अब आपके आयुर्वेदिक महत्व के रूप में हम जान रहे हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, एक तो गेहूं की क्या बनती है? रोटी बनती है। गेहूं की राजस्थान में रोटी बनाई जाती है। दूसरे नंबर पर क्या बनाई जाती है? बाटी बनाई जाती है। और तीसरे नंबर पर मेरे भाई गेहूं का क्या बनता है? चूरमा भी बनता है, जो कि फेमस है। समझ में आई? तो रोटी, बाटी और चूरमा, ये सब आपके राजस्थान में व्यंजन के रूप में, आयुर्वेदिक भोजन के रूप में उपयोग लिए जाते हैं। तो देखिए एक बार बता देते हैं कहां से हमने शुरू किया, दोबारा आपको याद रखना चाहिए। सबसे पहले हम राजस्थान के स्थानीय भोजनों की चर्चा कर रहे हैं। इसमें आपको सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि स्वदेशी स्थानीय भोजन में ये पढ़ना है। हमने बाजरा पढ़ लिया, बाजरा के बाद हमने ज्वार है ये कंप्लीट कर ली, गेहूं पढ़ लिया। अब हम देख लेते हैं मक्का और मक्के की एक बार चर्चा कर लेते हैं, ताकि मिलेट्स हमारे लगभग लगभग क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाते हैं। तो चलिए मेरे भाई मक्का की चर्चा की जाए। लिख लीजिए मक्का। फोर्थ नंबर पर हमारा क्या है? मक्का है। और इस मक्का की हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको मक्का में क्या याद रखना है? देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसकी प्रमुख जो किस्म है वो कौन कौन सी है। देखो प्रमुख किस्म आपको याद रखनी है। प्रमुख किस्म मक्के की राजस्थान में जो प्रमुख किस्में हैं वो कौन कौन सी हैं? एक तो याद रखना माही कंचन। माही कंचन। माही कंचन के बाद आपको याद रखना है माही धवल। माही कंचन, माही कंचन के बाद माही धवल, और माही धवल के बाद आपको याद रखना है सविता। ये किस्म के नाम हैं, यानी बाजरे सॉरी जो आपका मक्का है, मक्के की प्रमुख किस्म है। ये आपको तीन तो याद रखने वाली है। मक्के में क्या गुरुजी प्रमुख कोई रोग लगता है क्या? बिल्कुल मेरे भाई, इसमें एक रोग लगता है जो बाजरे जो ये मक्के की फसल को बिल्कुल खत्म कर देता है, यदि ये रोग लग गया तो। और इस रोग का नाम क्या है? ब्राउन स्पॉट। क्या नाम है? ब्राउन स्पॉट।
ये ब्राउन स्पॉट है, ये इसमें लगने वाला क्या है, प्रमुख हमारा रोग हो जाएगा। इसके बाद देखिए, सबसे पहले आपसे पूछा जाए कि मक्का उत्पादन है ये किस मिट्टी में होता है, तो लाल मिट्टी में सर्वाधिक, यानी इसके लिए आपसे पूछी जाए कि सर्वोत्तम या उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है, तो सर्वाधिक जो आपका मक्का होता है ये लाल मिट्टी में होता है। कैसी मिट्टी में होता है, जहां मिट्टी लाल कलर की है वहां सर्वाधिक मक्का होता है, ये आपको याद रख लेना है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब आपसे पूछा जाए कि मक्का है ये सर्वाधिक उत्पादित कहां होता है, तो देखो सबसे ज्यादा भारत के संदर्भ में स्टेट पूछे तो कर्नाटक में, दूसरे नंबर पर एमपी में, तीसरा महाराष्ट्र में, तो राजस्थान का नाम है ही नहीं, पूछा नहीं जाएगा। राजस्थान में पूछ ले कि मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है, तब डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो सटीक आंसर होगा चित्तौड़गढ़। तो राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन यदि पूछ ले, राजस्थान में मक्के का सर्वाधिक उत्पादन, और मक्के का यदि सर्वाधिक जो उत्पादन होता है ये कहां होता है, चित्तौड़गढ़ में होता है मेरे भाई। कहां होता है, चित्तौड़गढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है यहां सर्वाधिक राजस्थान में मक्का है, ये हमारा उगता है। आपको याद रखना, सर्वाधिक मक्का उगाया जाता है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं। इतनी बातें समझ में आ गई हैं तो दो करंट से संबंधित आपको जो फैक्ट हैं वो भी याद कर लेने हैं। कौन से हैं, चलिए दो आपको याद कर लेने हैं। और कौन से हैं, आपसे पूछा जाए कि मक्के की उन्नत किस्मों का विकास करने के लिए अखिल भारतीय समन्वित मक्का सुधार परियोजना है, ये कहां चलाई, तो उदयपुर में चलाई है। और कृषि अनुसंधान केंद्र है मक्का का, ये कहां खोला है, तो बांसवाड़ा में खोला है। दो प्रश्न आपको याद रखने हैं। तो देखिए दो प्रश्न याद रखने हैं आपको कि मक्के की उन्नत किस्म, मक्के की उन्नत किस्मों के विकास के लिए, ठीक है, विकास हेतु हमने अखिल भारतीय समन्वित मक्का सुधार परियोजना, ये मक्का सुधार परियोजना है, ये कहां चलाई है, उदयपुर में चलाई है मेरे भाई। कहां चलाई है, उदयपुर में। यानी ये परियोजना हमने मक्के की किस्म में सुधार करने के लिए तो उदयपुर में चलाई है। और दूसरे नंबर पर आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना कि मक्का का कृषि अनुसंधान केंद्र, मक्का कृषि अनुसंधान केंद्र, तो मक्का का जो कृषि अनुसंधान केंद्र है ये हमने कहां खोला है, मक्का का जो रिसर्च सेंटर है ये हमने बांसवाड़ा में खोला है मेरे भाई। कहां, बांसवाड़ा, समझ में आई। तो इसका रिसर्च सेंटर तो हमारा बांसवाड़ा में है, जबकि परियोजना है वो हमने कहां चलाई है, उदयपुर में। आपको याद रखना, इतनी बातें याद रख ली तो मक्का आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन नहीं, हमें तो आयुर्वेदिक महत्व देखना है मक्के का अभी। तो देखिए आपके आयुर्वेदिक महत्व देखते हैं, आयुर्वेदिक मक्के का क्या महत्व है ये भी एक बार जांच लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो मक्का है ये आपका एक तो आदिवासी क्षेत्र में यानी बागड़ क्षेत्र में है, बागड़ की प्रमुख फसल है, बागड़ की प्रमुख फसल। और बागड़ का मतलब क्या है भाई, बागड़ का मतलब आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछे जाएं तो आपको बागड़ बेल्ट का मतलब क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि आपका उदयपुर आ गया, डूंगरपुर आ गया, आपका बांसवाड़ा आ गया, और आपका चित्तौड़गढ़ वाला जो बेल्ट है ये भी इसमें शामिल हो जाएगा। यहां बागड़ की प्रमुख फसल है। अब इससे बनाई क्या जाता है, एक तो देखो मक्के की रोटी भी बनाते हैं। आपके जो आदिवासी हैं ये क्या बनाते हैं मेरे भाई, मक्के की रोटी, ठीक, मक्के की रोटी खाते हैं। इसके अलावा मक्के का दलिया भी बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, मक्के का दलिया, ठीक, मक्के का दलिया बनाया जा रहा है। और आपके आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, चूंकि आप आयुष वाले स्टूडेंट हैं,
तो याद रखना आपका जो पेट भरने वाला जो आपका एक मजदूर होता है वो जीवन भर क्या है, मक्का खाता है। आपको याद रखना। क्यों ऐसा क्यों मेरे भाई? क्योंकि मक्का है ये भी आपका एक गेहूं की तरह काम करेगा, एनर्जी देने का पूरा काम करता है, फाइबर का इसमें खूब होता है। तो इसलिए ये आपका जो श्रमजीवी है, जो मजदूर वर्ग है, जो आदिवासी है, वो सर्वाधिक भोजन में किसका यूज करेगा? मक्के का प्रयोग करेगा। तो मिलेट्स देखिए हमारे कंप्लीट हो गए हैं। मैं पुनः एक बार बता देता हूं हमें पढ़ना क्या है। हम पढ़ रहे हैं स्वदेशी स्थानीय भोजन। इसमें हमने अनाज या मोटे अनाज के रूप में बाजरा पढ़ा, ज्वार पढ़ा, गेहूं पढ़ा, मक्का पढ़ा मेरे भाई। इसके अलावा अब हमें क्या पढ़ना है? इसके अलावा अब हम फल और सब्जियों की तरफ बढ़ेंगे कि पारंपरिक सब्जी, सूखी सब्जी और फल ये क्या क्या है राजस्थान के संदर्भ में, ताकि हमें इस टॉपिक को आगे बढ़ा सकें। तो चलिए मेरे भाई अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमने मक्का देख लिया, मिलेट्स देख लिया, अब हम देखते हैं फल और सब्जियां यानी फ्रूट्स और वेजिटेबल हैं वो राजस्थान में। तो दूसरे नंबर पर हम चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं मेरे भाई फल और सब्जियां। राजस्थान में जो फल हैं और फल के साथ आपकी सब्जियां हैं जिनका हम परंपराओं से यूज कर रहे हैं, उनका नाम क्या है, इनकी एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा, देखो राजस्थान में सबसे पहले मरुस्थल में आपकी जो पारंपरिक सब्जियां होती हैं ये आपको याद रखनी है। तो ए नंबर पर आपको याद रखना है मरुस्थलीय। मरुस्थलीय आपको पारंपरिक जो सब्जी है वो याद रखनी है। पारंपरिक सब्जियां कौन कौन सी हैं जो हम सदियों से यूज करते आ रहे हैं, हमारी सेहत के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, और मरुस्थल में जो राजस्थान के निवासी हैं वो सर्वाधिक इनका यूज करते हैं। जिनमें सबसे पहले आपको याद रखनी है कौन सी है? कैर है। क्या नाम है? एक तरफ मैं सब्जी लिख दूंगा और एक तरफ उसकी विशेषता लिखता जाऊंगा। तो चलिए मेरे भाई लिख देता हूं, एक तरफ सब्जी, एक तरफ उसकी विशेषता। देखते हैं सब्जी, ठीक, एक तरफ तो हम लिख रहे हैं सब्जी और एक तरफ हम लिख देंगे उसकी विशेषता। यहां लिख देता हूं सब्जी और एक तरफ उसकी विशेषता, ठीक। ये देखो अब हम एक तरफ सब्जी लिखेंगे, नीचे उसकी विशेषता लिखते जाएंगे। अब सबसे पहले मैं एक सब्जी का नाम लिखता हूं जो मरुस्थल में होती है, उसका नाम क्या है? केर। केर सब्जी है। इस केर सब्जी की विशेषता क्या है कि ये सूखा सहनशील है। इसका मतलब मेरे भाई क्या है? सूखे को सूखा सहनशील, यानी आपका यदि जमीन में बिल्कुल पानी नहीं है तो भी आपका जो केर की सब्जी है ये कैर आपका उत्पादित हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगी? खाने के लिए सब्जी मिल जाएगी। ये एक विशेषता है मेरे भाई कैर की। दूसरे नंबर पर मरुस्थल में सांगरी होती है। सांगरी, आप कहेंगे गुरुजी सांगरी क्या है? सांगरी याद रखना राजस्थान में एक वृक्ष होता है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है खेजड़ी वृक्ष, और उस खेजड़ी वृक्ष में जो फलियां आती हैं उनको सांगरी बोला जाता है। तो लिख देते हैं खेजड़ी वृक्ष की फलियां। जो खेजड़ी वृक्ष में जो फलियां आती हैं उनको क्या बोला जाता है? सांगरी के नाम से जाना जाता है। तो कैर आपकी हो गई प्रमुख सब्जी मरुस्थल में, सांगरी आपकी हो गई। एक होता है कूदा, याद रखना मेरे भाई गूंदा। ये गूंदा है, ये क्या है? ये भी एक औषधीय पादप है। मरुस्थल में होने वाला क्या है? एक औषधीय पादप है। इसका भी उपयोग हम क्या करते हैं? बीमारियों का इलाज करने में इनका उपयोग किया जाता है। एक आपको याद रखना है कुमटिया। कुमटिया क्या है? ये कुमटिया आपकी एक जंगली जो सब्जी है, क्या है? जंगली सब्जी, यानी आपके मरुस्थल का जो जंगल होता है इसमें सब्जी को उगाया नहीं जाता, ये ऑटोमेटिक सब्जी उग जाती है, और राजस्थान के मरुस्थल में जो निवासी हैं वो इसका उपयोग सब्जी बनाने के लिए करते हैं। और एक आपने काचरा या काचरी सुना होगा मेरे भाई, काचरा या काचरी। तो काचरी आपको याद रखना है, ये काचरी भी प्रमुख सब्जी है मरुस्थल की, ये आपको याद रखनी है। और ऐसा माना जाता है कि यदि आपने काचरी को खा लिया तो आपको याद रखना मेरे भाई, आपने जो भोजन है आपके पाचन में ये सहायक रहेगी, आपका जो पाचन है वो आपका बढ़िया ढंग से कर देगी। तो देखो मरुस्थल में आपकी कौन कौन सी सब्जियां हो गई हैं जहां से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है।
याद रखना, कैर हो गई, सांगरी हो गई, गुंदा हो गई, कोमटिया हो गई और काचरी हो गई, ये सब्जियां और इनका क्या आयुर्वेदिक यूज है, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, वो हमने साथ में ही लिख दी है। इस प्रकार से आपको मरुस्थलीय व पारंपरिक सब्जियों का यूज आपने देख लिया। अब सूखी सब्जियों का एक बार हम यूज कर लेते हैं। सूखी सब्जियों का यूज क्या है? सूखी सब्जियों का यूज, सूखी सब्जियों का यूज, सूखी सब्जियों का क्या यूज होता है? देखिए मेरे भाई, सबसे पहले हम देख लेते हैं, राजस्थान में जब हम भोजन की बात करेंगे, पारंपरिक भोजन की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं मेरे भाई? सब्जियां लेते हैं। कोई भी सब्जियां ली और सब्जियों को हमने क्या किया है? सबसे पहले सुखाया है। उन सब्जियों को लिया है और सब्जियों को लेने के बाद क्या किया जाता है? उनको सुखाया जाता है। चलो कोई बात नहीं है, सब्जी ले ली हमने, सब्जी को सुखा दिया और सुखाने के बाद क्या कर लिया? उसको स्टोर कर लिया, उसका संग्रहण कर लिया। क्या कर लिया मेरे भाई? संग्रहण कर लिया, उसको हमने इकट्ठा कर लिया, एक जगह पर रख दिया है। रखने के बाद अब ऐसा क्यों किया है हमने? ऐसा इसलिए किया है कि राजस्थान आप सभी को पता है, यहाँ पानी की कमी है, मरुस्थल है, तो जब भी भविष्य में आपका कोई भी अकाल आ जाए, कब भी आपकी ऐसी स्थिति बन जाए, सूखा आ जाए कि आपके यहाँ भोजन बचे ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में इसको स्टोर करके रखा जाता है। तो अकाल व सूखे में भोजन की व्यवस्था के लिए ऐसा क्यों किया जा रहा है? ताकि हम क्या कर सकें? अकाल में भूखे नहीं मरे, इसका अकाल में भी क्या करें? यूज करें मेरे भाई। और इस तरह से आप क्या करते हैं? सूखी सब्जियों का यूज करते हैं। जैसे कि सूखी सांगरी बनाते हैं, सूखी मिर्च है, इनका उपयोग करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है मेरे भाई, एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या लिख सकते हैं? सूखी सांगरी, सूखी सांगरी। और दूसरे नंबर पर आपको यूज जो एग्जांपल याद रखना है वो सूखी मिर्च याद रख सकते हैं। यानी सबसे पहले हमने क्या किया है? हरी मिर्च ली है, हरी मिर्च को क्या किया है? सबसे पहले सुखाया है, लाल मिर्च हो गई, लाल मिर्च को हमने संग्रहण कर लिया, एक जगह इकट्ठा कर लिया, उसका अचार बना लिया, ताकि वो जब भी अकाल पड़े तो ऐसी स्थिति में हमने क्या किया? भोजन का स्टोर कर लिया, संग्रहण कर लिया। चलिए ये सूखी सब्जियों का देख लिया। नेक्स्ट हम राजस्थान के संदर्भ में फल का प्रयोग करते हैं। किसका? फल का प्रयोग करते हैं। तो फल के रूप में देखिए, राजस्थान में आपको पता है मेरे भाई, स्ट्रॉबेरी तो होने से रही। राजस्थान में ऐसा नहीं है कि आपके स्ट्रॉबेरी का फल हो रहा है, कीवी का फल हो रहा है ताकि आप यूज कर लें। तो राजस्थान में जो फल है, एक तो है आपका बेर का फल। कौन सा है? बेर। यानी झाड़ियों से आपका बेर उगता है और बेर का उपयोग है यहाँ के जो राजस्थान के निवासी हैं वो फल के रूप में करते हैं। मुख्यतः जो आपका क्षेत्र पूछा जाए तो क्षेत्र आपको याद रखना है शेखावाटी बेल्ट। कौन सा मेरे भाई? शेखावाटी जो आपका बेल्ट है, यहाँ आपका सबसे ज्यादा जो बेर है इसका उपयोग किया जाता है। दूसरे नंबर पर जो किया जाएगा वो खेजड़ी की फलियां है मेरे भाई। खेजड़ी वृक्ष है, अभी बताऊंगा आगे। और खेजड़ी की जो फलियां हैं, इन फलियों को यहाँ के लोग खा लेते हैं, राजस्थान के निवासी। तो सदियों से उनको ऐसा लगता है जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया से कीवी फल खा लिया है। समझ में आ गई मेरे भाई? चलिए, तीसरे नंबर पर आपको यहाँ याद रखना है कि जो फल के रूप में यूज किया जाता है वो खजूर का करते हैं। किसका? खजूर। यानी खजूर का जो यूज है वो भी राजस्थान में फल के रूप में होता है। यहां पर आम और सीताफल, ये भी आपको याद रखना है कि आम और सीताफल ये भी आपको राजस्थान में फल के रूप में यूज किए जाते हैं। आपको एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और एग्जाम्पल देने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि ये प्रमुख राजस्थान के कौन से मरुस्थलीय फल हैं, या राजस्थान में फलों के रूप में निम्न में से पारंपरिक रूप से कौन सा प्रयोग किया जाता था, किसका रूप प्रयोग किया जा रहा है या नहीं किया जाता। तो यस और नो पूछा जाए तो आपको इनमें से चूज करके बता देना है कि बेर का, खेजड़ी की फलियों का, खजूर का, आम का और सीताफल है, इनका यूज राजस्थान के निवासी बेर के रूप में करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं, तब हमने क्या क्या पढ़ लिया है और आगे हमको क्या क्या पढ़ना है ये एक बार हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमने क्या देख लिया है, एक बार देख लीजिए मेरे भाई। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है? स्वदेशी या स्थानीय हम भोजन की बात करेंगे, जिसमें अनाज या मोटे अनाज की चर्चा करेंगे। ज्वार, बाजरा, गेहूं, मक्का पढ़ लिया।
फल और सब्जियां हमने देख ली, राजस्थान की प्रमुख फल कौन सी हैं, सब्जी कौन सी हैं, जिसमें पारंपरिक सब्जियां, सूखी सब्जियों की चर्चा कर ली और हमने फल की भी यहाँ चर्चा कर ली है। इसके अलावा अब हम क्षेत्र वाइज पढ़ेंगे कि मरुस्थल का प्रमुख भोजन क्या है, मेवाड़ का प्रमुख भोजन क्या है, शेखावटी का भोजन क्या है और हाड़ौती का भोजन क्या है, और इसके बाद घी छाछ दही का महत्व और आयुर्वेदिक लास्ट में हमारे जो संस्थान है उनकी हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए मेरे भाई, ये हमने फल चर्चा कर लिए। फल चर्चा करने के बाद अब हम क्या पढ़ते हैं, राजस्थान के जो विभिन्न क्षेत्रों में जो खाद्य पदार्थ हैं, यानी आपके जो रीजनल फूड हैं, उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। रीजनल फूड डाइवर्सिटी है, इसकी चर्चा करते हैं। तो लिख लेते हैं मेरे भाई ये हो जाएगा राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के खाद्य पदार्थ, यानी राजस्थान के क्षेत्रीय खाद्य पदार्थ। अब देखिए, इन क्षेत्रीय खाद्य पदार्थ में आपको क्या याद रखना है, राजस्थान के क्षेत्रीय खाद्य पदार्थ के रूप में आपको बेल्ट याद रखना है और वहां प्रमुख कौन सी फसल होती है ये आपको याद रखनी है। यानी आपसे मैं कह दूं कि मरुस्थल की मैं बात कर लेता हूं या पश्चिमी राजस्थान में लिख दिया, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान। और पश्चिमी राजस्थान को आप क्या बोलते हो मेरे भाई, पश्चिमी राजस्थान को आप बोलते हो मरुस्थल, मरुस्थल। अब आपके यहाँ का जो प्रमुख खाद्य पदार्थ है, प्रमुख जो भोजन है वो कौन सा है, तब आपको याद रखना है दाल बाटी चूरमा। कौन सा, दाल बाटी चूरमा, दाल बाटी चूरमा। क्या दाल बाटी चूरमा ही खाते हैं क्या, नहीं मेरे भाई, इसके अलावा यहाँ बाजरे की रोटी चलती है, बाजरे की रोटी यहाँ प्रमुख भोजन है। इसके अलावा कैर सांगरी यहाँ की प्रमुख भोजन है, कैर सांगरी, कैर सांगरी। और इसके साथ आपको लहसुन की चटनी, किसकी, लहसुन की चटनी। ये आपकी क्या है मेरे भाई, पश्चिमी राजस्थान का जो प्रमुख व्यंजन है वो मैंने आपके सामने लिख दिया है। इसके साथ साथ आपसे अब शेखावटी बेल्ट की पूछा जाए कि प्रमुख व्यंजन क्या है शेखावटी क्षेत्र का, तो लिख लीजिए मेरे भाई, शेखावटी क्षेत्र का यदि हम प्रमुख व्यंजन की चर्चा करें तो शेखावटी बेल्ट का जो प्रमुख व्यंजन हो जाएगा उसमें आपका मक्के की रोटी है। कौन सा है मेरे भाई, सॉरी, शेखावटी में आपको मोठ की दाल सबसे ज्यादा फेमस है, याद रखना मोठ की दाल। यानी मोठ की जो दाल है वो सर्वाधिक यदि खाई जाती है तो आपके शेखावटी बेल्ट में यूज की जाती है। बाजरे का खिचड़ा जो कहीं यूज किया जाता है, बाजरे का खिचड़ा, तो बाजरे का खिचड़ा कहीं यूज किया जा रहा है तो वो आपका शेखावटी बेल्ट में किया जाता है। और याद रखना, हाल ही में आज के दिन तो आप सबसे ज्यादा यदि गट्टे की सब्जी कहीं बनती है तो वो भी आपकी शेखावटी बेल्ट में बनती है। तो गट्टे की सब्जी आप लिख सकते हैं, गट्टे की सब्जी का भी प्रयोग शेखावटी बेल्ट में किया जा रहा है। चलिए अब हम मेवाड़ की तरफ चल लेते हैं मेवाड़ में हम किसका भोजन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, तो लिखिए मेरे भाई मेवाड़, मेवाड़ के साथ हम बागड़ भी लिख सकते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा दक्षिणी राजस्थान वाले बेल्ट की हम बात कर सकते हैं। यहाँ सर्वाधिक जो भोजन का यूज किया जा रहा है, रोटी जो बनाई जा रही है वो बनाई जा रही है मक्के की रोटी। कौन सी रोटी, मक्के की रोटी बनाई जा रही है। साथ में आपको याद रखना यहाँ पर दाल का प्रयोग किया जा रहा है और आपके मेवाड़ बेल्ट में ही छाछ और साग का प्रयोग किया जाता है। छाछ और साग, किसका, छाछ का यूज किया जाता है और साग का यूज किया जाता है। साथ में ही मैं देख लेता हूं हाड़ौती बेल्ट, और हाड़ौती बेल्ट में किसका यूज किया जाता है, तो लिख लीजिए मेरे भाई हाड़ौती। और हाड़ौती में आपके कौन कौन से जिला आ गए, आपके आ गया कोटा, कोटा के साथ आपको बूंदी जिला, बूंदी के जिला के बाद बारा हो गया और बारा के साथ आपका हो गया झालावाड़। ठीक है, ये आपके प्रमुख जिले हो गए। अब यहाँ आप प्रमुख भोजन के रूप में किसका यूज कर रहे हैं, याद रखना, एक तो आपके गेहूं की रोटी, किसकी रोटियां यहाँ सर्वाधिक चल रही हैं तो गेहूं की, तो गेहूं की रोटियां सर्वाधिक यूज की जा रही हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है कि मसालेदार दालें, जो दालें हैं वो कैसी हैं, मसालेदार, मसालेदार दालों का हम यूज कर रहे हैं। और साथ में ही घी का भी प्रचुर मात्रा में यूज करते हैं, यानी घी का
घी का सर्वाधिक प्रयोग नहीं लिख सकते, सर्वाधिक नहीं, घी का प्रयोग जरूर करते हैं, यानी रोटी और सब्जियों में घी का यूज किया जाता है हाड़ौती बेल्ट में। ये हमने क्या कर लिया है मेरे भाई, क्षेत्र वाइज हमने राजस्थान में जो पारंपरिक भोजन है उनकी चर्चा कर ली कि पश्चिमी राजस्थान का भोजन क्या है, शेखावटी बेल्ट में क्या भोजन है, मेवाड़ में क्या भोजन है और हाड़ौती में क्या भोजन है। इसके बाद आपको याद रखना है दुग्ध उत्पादनों का आपका राजस्थान में महत्व, मैंने आपको बताया। तो एक बार ये भी हम देख लेते हैं कि राजस्थान में दूध के जो उत्पाद हैं इनका क्या महत्व रहता है। तो राजस्थान में दुग्ध उत्पादक, दुग्ध उत्पादक, और दुग्ध उत्पादक में आपका क्या हो गया मेरे भाई, आपका हो गया घी हो गया, छाछ हो गई, आपका दही हो गया। इन का यूज यानी प्रयोग उपयोग क्यों किया जाता है, बताइए। राजस्थान में जो ये आपकी घी है, छाछ है, दही है, इनका यूज क्यों किया जा रहा है, आखिर क्या रीजन है, राजस्थान का लोग हैं इनको यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है मेरे भाई, यहाँ आपकी राजस्थान की जलवायु है जो आपकी क्या है, गर्म है, इसलिए हमारे शरीर को ठंडक प्रदान करने के लिए यूज करते हैं। यानी गर्म जलवायु में राजस्थान की जलवायु कैसी है, गर्म है। तो इस जलवायु में शरीर को ठंडक प्रदान करने के लिए, शरीर को ठंडक प्रदान हेतु, समझ में आई। यानी आपके जैसे ही गर्मियां आई तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, ठंडी ठंडी छाछ को भैया पी जाते हैं, सुबह हो चाहे शाम हो चाहे दोपहर हो। इसके अलावा इसको भोजन को संरक्षण करने में, भोजन का संरक्षण, भोजन का संरक्षण है इसका मतलब मेरे भाई, इसका मतलब यह है कि यहाँ हम कढ़ी बना रहे हैं, आलू की सब्जी बना रहे हैं, लेकिन उसमें हमने छाछ डाल दी तो अब जल्दी से सब्जी खराब नहीं होगी। जो पहले सब्जी 12 घंटे चलती थी अब सब्जी 36 घंटे चल पाएगी, याद रखना। इसके अलावा ये हमारे एनर्जी का भी सोर्स है, यानी क्या है, ऊर्जा के भी स्रोत हैं। क्या है, ऊर्जा के स्रोत के रूप में भी इनको जाना जाता है। तो हम राजस्थान में जो घी है, दूध है, छाछ है, दही है, इनका उपयोग क्यों करते हैं, जलवायु ऐसी है गर्म तो शरीर को ठंडा करने के लिए, भोजन का संरक्षण करने के लिए, और ऊर्जा के सोर्स के रूप में हम इनका उपयोग करते हैं, आपको याद रखना है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, बाकी हम देखते हैं कि सांस्कृतिक और आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से हमारे राजस्थान के इन व्यंजनों का क्या यूज है। एक बार ये भी देख लेते हैं मेरे भाई कि आयुर्वेदिक दृष्टिकोण क्या कहता है, राजस्थान के भोजनों का, राजस्थान के भोजन या व्यंजनों का आयुर्वेदिक दृष्टिकोण, आयुर्वेदिक जो आपका दृष्टिकोण है ये क्या है मेरे भाई। सबसे पहले आपको एक दो बात समझनी है। देखो आपको क्या है, आयुष की आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको आपके क्षेत्र से ही समझ के मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो आपको जो रीजनल फूड है, नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा मैं, आपको याद रखना है। यानी भोजन है यहाँ का, एक तो ऋतु के अनुसार है, भोजन कैसे है, ऋतु के आधार पर है। यानी यहाँ आपकी जब सर्दियां होगी तो आपको गर्म खाना बनाया जाएगा, जब गर्मी होगी तो ठंडा खाना खाया जाएगा। हर ऋतु के आधार पर राजस्थान में भोजन बनाए गए हैं। एक हमारे शरीर के जो त्रिदोष हैं, इन त्रिदोष को संतुलित करते ऐसा भोजन हमारे यहाँ राजस्थान में प्रयोग किया जाता है। तो आयुर्वेद का जो त्रिदोष संतुलन है इस पर आधारित हमारा भोजन बनाया जाता है। दूसरी तीसरी परंपरा जो नेक्स्ट में आपके पार्ट में पढ़ाने वाला हूं कि व्रत और उपवास से जो संबंधित आपके भोजन हैं वो आपके हैं। तो याद रखना, व्रत व उपवास, आपका जो फास्ट होता है उससे आपकी जुड़ी जो राजस्थान की क्या है, परंपरा है, और इस परंपरा से संबंधित भी आपके यहाँ भोजन परंपरा चलती आ रही है। इतना ही नहीं, आपके जो श्रम साध्य जीवन है, श्रम साध्य जीवन का मतलब है कि राजस्थान में ज्यादातर लोग क्या करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, मेहनत का काम करते हैं, तो उनके लिए हाई कैलोरी चाहिए। इसलिए उच्च कैलोरी से संबंधित जो भोजन है वो यहाँ राजस्थान के लोगों के लिए जरूरी होगा, तभी तो वो किसानी का काम कर पाएंगे, तभी तो वो जटिल जीवन यहाँ जी पाएंगे, बिना पानी के लंबे समय तक मेहनत कर पाएंगे। तो इसलिए उच्च कैलोरी युक्त, उच्च कैलोरी युक्त
उच्च कैलोरी युक्त क्या हुआ, हमारा भोजन हुआ। ठीक है, ये हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है विधि विधान से तो कंप्लीट हो गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया है मेरे भाई, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। स्वदेशी स्थानीय में हमने पहले मोटे अनाज पढ़े, बाजरा, ज्वार, गेहूं, मक्का। फिर हमने फल और सब्जियों में देखा कि पारंपरिक सब्जी कौन सी है, सूखी सब्जी कौन सी है, राजस्थान में फलों के रूप में किसका प्रयोग किया जा रहा है, मरुस्थल का भोजन क्या है, मेवाड़ बागड़ का भोजन क्या है, शेखावटी का क्या भोजन है, हाड़ौती का क्या भोजन है, घी, छाछ, दही का यूज और उसका आयुर्वेदिक महत्व राजस्थान के संदर्भ में क्या है। आयुर्वेदिक महत्व हमने बता दिया कि यहाँ का भोजन ऋतु के आधार पर है, त्रिदोष को संतुलन कर रहा है, व्रत उपवास से जुड़ा हुआ यहाँ भोजन है, और यहाँ के मजदूरों को उच्च कैलोरी की जरूरत है। यहाँ की जलवायु उष्ण है तो उसके आधार पर यहाँ जीवन जीने के लिए हाई कैलोरी की जरूरत है। ऐसा आपका क्या है, भोजन है। लेकिन क्या चैप्टर आप यहीं खत्म कर दोगे गुरुजी? नहीं मेरे भाई, अभी तो हम आपको आयुर्वेदिक दृष्टिकोण पर लेकर के जाएंगे। हमारा जो सर्वाधिक जो महत्व रहता है सिवी एजुकेशन हाउस परिवार का एक ही हिस्सा है कि हम आपको जितना आपका सिलेबस है वो तो पढ़ाएं, लेकिन एक दो स्टेप आगे तक पढ़ाएं ताकि प्रत्येक विद्यार्थी का प्रश्न यहां सही हो। कोई भी आपका चाहे एग्जाम में जो क्वेश्चन है कभी यहां पर आपका गलत नहीं हो। तो थोड़ा सा आगे हमें पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, और आगे पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट करंट से संबंधित जो फैक्ट हैं जो आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे उनको एक बार हम देख लेते हैं। अब हम राजस्थान की जो प्रमुख औषधीय वनस्पतियां हैं उनका देखेंगे कि वनस्पति कौन सी है, वो हमें कहां से मिलती है और उनका यूज क्या होता है। तो राजस्थान की, लिख सकते हैं आप, राजस्थान की प्रमुख औषधीय वनस्पतियां। ठीक, राजस्थान की प्रमुख जो औषधीय वनस्पतियां हैं ये हम इनकी क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं मेरे भाई। ठीक, ये हमने चर्चा कर ली। अब इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको सबसे पहले तो एक तरफ में लिखता जाऊंगा वनस्पति, कि वनस्पति का नाम ये हो गया। उस वनस्पति का नाम के साथ साथ ये हमें कहां से मिलती है वनस्पति, इसकी हमने प्राप्ति देख ली मेरे भाई, कहां से मिला है, और साथ में ही इसका यूज क्या है, उपयोग क्या है, ये भी हमें साथ में देखते हुए चलना है ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत हमको नहीं आए। जैसे कि एक हमारी वनस्पति है जिसका नाम क्या है, अश्वगंधा। क्या नाम है मेरे भाई, अश्वगंधा। और ये अश्वगंधा है, ये हमें सर्वाधिक यदि राजस्थान में कहीं से मिलता है तो उस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट से सर्वाधिक हमें अश्वगंधा मिलता है। और इस अश्वगंधा का यूज कहां होता है, आयुर्वेद के अनुसार हमारे तनाव को दूर करने के लिए, हमारी टेंशन को दूर करने के लिए यदि किसी वनस्पति का यूज किया जा रहा है तो अश्वगंधा का यूज किया जा रहा है। तो आपका इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन बन सकता है, तनाव को दूर करने में, तनाव को दूर करने में हम अश्वगंधा का क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर याद रखना है आपको डंडा थोर, याद रखना मेरे भाई, डंडा थोर। डंडा थोर का यूज कहां किया जा रहा है, डंडा थोर जो सर्वाधिक हमें मिल रहा है, ये वैसे तो डंडा थोर पूरे राजस्थान में मिलता है लेकिन मुख्यतः आपसे बोला जाए तो मरुस्थल में मिलता है। कहां मिलता है, राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थलीय वाला क्षेत्र है यहां से डंडा थोर मिलेगा। और ये भी आयुर्वेदिक रूप से औषधि के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। तो हमसे पूछ लिया जाए आयुर्वेदिक औषधि के रूप में तो डंडा थूर का क्या कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं मेरे भाई, याद रखना। तीसरे नंबर पर आपसे पूछ ले ये वानस्पतिक रूप पर हम किसका यूज करेंगे, ग्वार पाठा। आपने देखा होगा मेरे भाई, ग्वार पाठा, ग्वार पाठा, इसको आप क्या बोल रहे हैं, एलोवेरा। एलोवेरा के रूप में आपने देखा होगा, एलोवेरा है। इस एलोवेरा का हम आयुर्वेदिक रूप से सौंदर्य प्रसाधनों में सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं। हम देख रहे हैं फेस वॉश आपके एलोवेरा के आ रहे हैं, आपके कई क्रीम है जिसमें एलोवेरा मिक्स आ रही है। और बाबा रामदेव जी हैं वो तो पेट को गोल गोल घुमाते हैं और खुद सुंदर नहीं है लेकिन फिर भी महिलाओं को सुंदर करने में लगे हैं, हर प्रोडक्ट में बताते हैं एलोवेरा से युक्त है। समझ में आ रही है मेरी बात। तो सबसे ज्यादा कहां मिलता है, सांभर बेसिन में मिलता है, सांभर बेसिन में, यानी सांभर बेसिन में सबसे ज्यादा आपका ये एलोवेरा मिल रहा है, ग्वारपाठा मिल रहा है। और सौंदर्य प्रसाधन में इसका क्या कर रहे हैं, हम
यूज कर रहे हैं मेरे भाई, याद रखना, ठीक है। जो आयुर्वेदिक रूप से महत्वपूर्ण है, हाल ही में चर्चा में है, उन सबको मैं एक बार आपको बता देता हूं। इसके अलावा देखिए मेरे भाई, इसके अलावा आपको याद रखना है, अर्जुन का पेड़ आता है। क्या आता है? अर्जुन का पेड़, जो आपके जो हृदय से संबंधित जितने भी रोग हैं, याद रखना, हार्ट से संबंधित जो रोग हैं, उनमें दवाई बनाने के रूप में अर्जुन के पेड़ का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है, अर्जुन। और अर्जुन का जो वृक्ष है, ये आपका झालावाड़, झालावाड़ का मतलब है आपका हाड़ौती वाला बेल्ट है, इसमें झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट से सबसे ज्यादा मिलता है। ये आपका हृदय रोग है, इन हृदय रोग के इलाज में इसका हम क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं मेरे भाई, याद रखना। इतना ही नहीं, आपको आगे कौन सा याद रखना है? एक चिरमी वृक्ष है मेरे भाई, चिरमी। उस चिरमी का भी यूज आयुर्वेद के रूप में हम कर रहे हैं। तो लिख सकते हैं लास्ट चिरमी। 5वें नंबर पर आप लिख लीजिए चिरमी। और चिरमी है, ये सर्वाधिक जो वृक्ष है, ये कहां उगाया जा रहा है? चिरमी आपको याद रखना दक्षिणी राजस्थान या बागड़ बेल्ट आप बोल दीजिए, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में होता है। और यह आयुर्वेदिक दवा के रूप में यूज होता है। आयुर्वेदिक दवा के रूप में हम क्या कर रहे हैं? इसका यूज कर रहे हैं। तो ये राजस्थान की प्रमुख वनस्पति है, जो आपके औषधि के रूप में आपसे बन रहे हैं। इनका आपको क्या करना है मेरे भाई? यूज करना है, इनको आपको याद रखना है। चलिए ठीक है, इतनी बातें आपको याद हो गई हैं। अब आपको क्या करना है? कुछ आपकी वनस्पति हैं, उन वनस्पति के नाम भी आपको याद रख लेने हैं कि इन वनस्पति के जो नाम क्या है, और इनके जो वनस्पतिक नाम क्या है, दोनों आपको याद रखना है। यानी हम सामान्य नाम से जानते हैं और इनका वनस्पति का नाम क्या है, दोनों एक तरफ हम जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले नाम और वानस्पतिक नाम, ये दोनों आपको याद रखने हैं। इसलिए याद रखने हैं क्योंकि आप आयुष की एग्जाम देने जा रहे हो, तो आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि खेजड़ी का नाम क्या है? खेजड़ी, हम तो बोल रहे हैं खेजड़ी, लेकिन आपसे पूछ लिया जाए इसका वनस्पतिक नाम क्या है, तो आपको याद रखना है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। क्या नाम है मेरे भाई? प्रोसोपिस सिनेरेरिया, सिनेरेरिया, ठीक है मेरे भाई। दूसरे नंबर पर आपसे पूछ लिया जाए खेजड़ी के बाद में कि जो आपसे पूछ लिया कि धोकड़ा वृक्ष है, राजस्थान में एक वृक्ष है जिसका नाम क्या है? धोकड़ा। और इस धोकड़ा वृक्ष का नाम क्या है मेरे भाई? एनोजिस पंडुला। एनोजिस, एनोजिस पंडुला, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। आपसे मेरे भाई तीसरे नंबर पर आपसे महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है, उसका नाम क्या है? आपसे पूछा जा सकता है कैर का जो वृक्ष है, उसका नाम क्या है? कैर। तीसरे नंबर पर जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूं, सारे आपको याद नहीं करने। कैर का नाम है कैपेरिस, कैपेरिस डेसुडुआ, ठीक है। कैपेरिस, क्या याद रखना है? कैपेरिस डेसिडुआ, ठीक, ये इसका वैज्ञानिक नाम हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट आपको कैर के साथ खैर भी याद रख लेना है। खैर का नाम क्या है? खैर, एक खैर का वृक्ष भी होता है राजस्थान में, और इसका नाम क्या है मेरे भाई? अकेसिया कटेचू। अकेसिया कटेचू, ये अकेसिया कटोची वो आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको कौन सा याद रखना है? एक आंख का नाम और याद रख लेंगे तो विधि विधान से आपके राजस्थान के ये नाम कंप्लीट हो जाएंगे। आंख, और आंख मेरे भाई इसका जो नाम है, वनस्पतिक नाम, वो है कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। क्या नाम है? नाम है कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, ठीक। ये आपको कुछ नाम है, इनके वनस्पतिक नाम है, ये आपको याद रखने हैं। करंट से संबंधित है, प्रश्न बन सकता है, लेकिन नहीं। क्या गुरुजी इतने ही याद कर लें? नहीं मेरे भाई, 5 मिनट और दीजिए। इंपॉर्टेंट आपके राजस्थान के 2025 से संबंधित जो फैक्ट हैं, वो भी एक बार जाते जाते आपको नोट करवा देता हूं। तो राजस्थान के जो प्रमुख आयुर्वेद और उनके जो औषधि से रिसर्च सेंटर हैं,
वो एक बार आपको याद करके जाने हैं। चूंकि आयुष से संबंधित मामला है, इसलिए आयुर्वेद से संबंधित और औषधि से संबंधित जहां आपके अनुसंधान केंद्र हैं, जहां रिसर्च हो रहा है, वो केंद्र तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। तो इसलिए आप इनको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके मेरे भाई लिख लीजिए। मैं पुनः बता देता हूं, जिन विद्यार्थियों ने आयुष बैच ज्वाइन नहीं किया है, जो राजस्थान जीके पढ़ना चाहते हैं, अंतिम 10 दिनों में भी एक बार हमारी क्लास सुन के चले गए तो कल्याण हो जाएगा। आज ही शिवी एजुकेशन हब हमारा गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहां हमारा आयुष बैच ज्वाइन करें मेरे भाई। और आयुष बैच हम आपको केवल 999 में प्रोवाइड करवा रहे हैं। जो टॉपिक्स आपने पढ़ लिए वो ठीक, जो रह गए समझ में नहीं आ रहे, शिवी एजुकेशन हब पर देख लेना। ये यूट्यूब पर क्लास इसलिए डाल देंगे हम फ्री, ताकि बच्चे एप्लीकेशन में भी पहुंच जाएं। समझ में आ गई मेरे भाई? फिर भी कोई डाउट है आपको तो 7014495956 पर आप हमें कॉल कर दीजिए, व्हाट्सएप मैसेज डाल दीजिए, हम आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। तो लिख लीजिए मेरे भाई, हम देखते हैं राजस्थान में प्रमुख आयुर्वेदिक एवं औषधि अनुसंधान केंद्र, यानी राजस्थान में आयुर्वेद की जो रिसर्च सेंटर हैं वो कहां कहां है, ये आपको याद रखना है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका यहां से बनेगा, लेटेस्ट प्रश्न बनेगा, करंट से जुड़ा हुआ यहां आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। यदि आपसे पूछ ले कि केंद्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्थान कहां है, जल्दी से बताओ। केंद्रीय, आपसे पूछ ले केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, यानी आयुर्वेद पर जो हम रिसर्च कर रहे हैं उसका संस्थान हमने कहां खोला है, वो भी सेंट्रल का। तो याद रखना मेरे भाई, कहां खोला है? जयपुर में। कहां खोला है? जयपुर में हमने सेंट्रल का आयुर्वेद पर एक रिसर्च सेंटर हमने खोल दिया है, याद रखना। दूसरे नंबर पर आपसे पूछा जाए, दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान कहां है? राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान। और यदि आयुर्वेदिक संस्थान राष्ट्रीय पूछी जाए तो ये भी कहां है मेरे भाई? ये आपकी जयपुर में है। कहां है? ये संस्थान भी आपकी जयपुर में है। ठीक, ओके, डन डनाडन। इतनी बातें आपको याद हो गई। तो तीसरे नंबर पर आपसे पूछा जाएगा, और पूछा जाएगा कि औषधीय पादपों पर जो हम शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उसका सेंटर हमने कहां खोला है। तो सबसे ज्यादा औषधीय पादप हमें कहां मिलेंगे? माउंट आबू में। माउंट आबू में, क्योंकि वहां आपके क्या है, सबसे ज्यादा क्या है मेरे भाई? माउंट आबू की सर्वाधिक ऊंचाई है और वहां सबसे ज्यादा औषधि मिल रही है, इसलिए वहीं पर हमने एक रिसर्च सेंटर खोल दिया है। तो औषधि पादप, औषधि पादप शोध केंद्र, और ये औषधि पादप जो शोध केंद्र खोला है, ये औषधि पादपों पर हमने शोध केंद्र कहां खोला है मेरे भाई? माउंट आबू सिरोही में। और ये माउंट आबू कहां है? सिरोही में है, आपको याद रखना है। ठीक है, इतनी बात आपको याद हो गई। नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है मेरे भाई? औषधि पादप शोध केंद्र हो गया। अब आपको याद रखना है कि मरुस्थलीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहां है? मरुस्थलीय, मरुस्थलीय औषधि अनुसंधान केंद्र, यानी आपका जो मरुस्थल है, और इस मरुस्थल में आपके जो औषधि पर जो रिसर्च सेंटर हमने खोला है, वो मेरे भाई आपको याद रखना है कहां पर है? जोधपुर में खोला है। कहां पर? जोधपुर में खोला है, याद रखना। यानी मरुस्थल में जो भी आपके औषधि से संबंधित जो पौधे हैं, औषधियों पर हमने रिसर्च करने के लिए एक सेंटर की स्थापना कहां कर दी है? जोधपुर में कर दी है, याद रखना। लेकिन राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र यदि पूछ लिया जाए तो राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र कहां है आपका? अजमेर में है मेरे भाई। वो प्रश्न आपके मैं बता रहा हूं जो परीक्षा
परीक्षा में आएंगे, जिनको कोई नहीं बताएगा मेरे भाई, उसको शिवी एजुकेशन हब परिवार जरूर बताएगा, याद रखना। इसलिए जो टॉपिक तुम्हें नहीं मिल रहे थे वो कितने अच्छे तरीके से हम करवा रहे हैं। बस याद रखना, जिन बच्चों ने कोर्स ले रखा है उनको तो पता ही होगा कि प्रत्येक हमारा जो पढ़ाया गया विषय है, संबंधित सब्जेक्ट है, वो प्रत्येक विषय विशेषज्ञ ने ढंग से पढ़ाया है। इसलिए यदि आज भी मौका है, 10-15 दिन बच रहे हैं, अंतिम समय में जो टॉपिक नहीं पढ़े हैं, शिवी एजुकेशन हब से आयुष बैच ज्वाइन कर लीजिए। ऑफर चल रहा है, 999 रुपए दे करके अपनी नौकरी को पक्का कर लीजिए मेरे भाई। तो लिखिए राजस्थान राज्य राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र। आयुष अनुसंधान केंद्र। और ये आयुष अनुसंधान केंद्र की स्थापना हमने कहां करी है? अजमेर डिस्ट्रिक्ट में करी है, याद रखना। समझ में आ गए मेरे भाई? यानी हमने राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र यदि कहीं खोला है तो कहां खोला है? अजमेर में खोला है। और अंत में एक लास्ट क्वेश्चन और मेरे भाई इन रिसर्च सेंटर से आप याद कर लेना, और ये कौन सा हो जाएगा? आयुर्विज्ञान का रिसर्च सेंटर, आयुर्विज्ञान यानी आयुर्विज्ञान का अनुसंधान केंद्र। ठीक। और ये आयुर्विज्ञान का जो आपका अनुसंधान केंद्र है, ये आपका जो रिसर्च सेंटर है, ये कहाँ है? जोधपुर में है मेरे भाई। कहाँ है? जोधपुर में। तो मेरी तरफ से विधि विधान से आपका जो 1.1 टॉपिक है, राजस्थान के जो स्थानीय भोजन है, ये विधि विधान से कंप्लीट करा दिए, और वो भी आपके परीक्षा में संबंधित जो करंट है उससे जोड़ करके आपको पढ़ा दिया। दोबारा एक बार बता देता हूं प्यारे विद्यार्थियों, देखिए हम ये 4-5 टॉपिक हैं जो किसी भी विद्यार्थी को कहीं से नहीं मिल रहे, बार बार आप परेशान हो रहे हो, लेकिन शिवी एजुकेशन हब परिवार प्रत्येक विद्यार्थी के साथ खड़ा है। और जिन्होंने हमारे कोर्स ले रखा है शिवी एजुकेशन हब से, हमने स्पेशल राजस्थान जीके का कोर्स निकाल रखा है, उस प्रत्येक विद्यार्थी के साथ हम खड़े हैं। हमारी दुआएं शुभकामनाएं उसके साथ हैं, और ईश्वर की आशीर्वाद से वो बहुत जल्दी सफल होने वाले हैं। तो याद रखना मेरे भाई, ये जो फर्स्ट टॉपिक है आपका, इसका जो हमने 1.1 कंप्लीट कर लिया है। इसके साथ देखिए जो 1.2 और 1.3 है, ये नेक्स्ट सेशन में एक साथ कंप्लीट कर दिया जाएगा। अब हमने पढ़ा क्या है? हमने देखा है मेरे भाई 1.1 है आपका राजस्थान का स्वदेशी भोजन। इसमें हमने सबसे पहले अनाज, मोटे अनाज देखे, बाजरा, ज्वार, गेहूं, मक्का। राजस्थान की प्रमुख फल और सब्जियां देख ली, जिसमें पारंपरिक सब्जी कौन सी है, सूखी सब्जी कौन सी है, राजस्थान में फल कौन से हैं, ये देख लिए। हमने क्षेत्र वाइज हमने देख लिया कि राजस्थान में मरुस्थल में भोजन कौन सा है, मेवाड़ और बागड़ क्षेत्र का भोजन क्या है, शेखावटी में भोजन क्या है, हाड़ौती बेल्ट में राजस्थान का प्रमुख भोजन क्या है। फिर हमने देखा कि राजस्थान में घी, छाछ, दही का आयुर्वेदिक महत्व क्या है, ये हमने आपके देख लिए। और आयुर्वेद का राजस्थान में भोजन से क्या संबंध है, ये भी हमने देख लिया। और इतना ही नहीं, लास्ट में हमने आपको करंट से संबंधित कुछ फैक्ट भी आपको बताए जो परीक्षा के लिए आपके बड़े महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्या बताया हमने? हमने आपको बताया कि अनुसंधान केंद्र, रिसर्च सेंटर कहाँ है, ये भी हमने आपको बता दिए। इसके साथ साथ हमने आपको औषधीय जो वनस्पति है उनका नाम बता दिया कि वनस्पति कौन कौन सी है, कौन सी कहां से मिलती है, उनका यूज क्या है, ये भी आपको बता दिया। हमने कुछ वनस्पतिक नाम भी आपको बता दिए, और ये रिसर्च सेंटर आपके करंट से संबंधित पढ़ा दिए। यानी विधि विधान से हमने आपका जो ये 1.1 है ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। तो समझ में आ गया है। हम प्रत्येक विद्यार्थी से ऐसी हमारी उम्मीद है उनको एक एक बात समझ में आई होगी, लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप 7014495956 पर हमें कॉल कर दीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। इतना ही नहीं, जो विद्यार्थी ये चाहते हैं कि गुरुजी 5 दिन बचे हैं, 10 दिन बचे हैं और हमारे कुछ टॉपिक हम पढ़ नहीं पाए हैं, लेकिन हम आपका बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आज ही जाइए शिवी एजुकेशन हब, गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करें, आयुष बैच ज्वाइन करें। हम आपको ऑफर दे करके और 999 में कोर्स प्रोवाइड करवा देंगे। हमारी तरफ से आपको जो भी जीके पढ़नी है कंप्लीट पढ़ लेना, हम उसमें कंप्लीट डाल देंगे। फिर भी आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो 7014495956 पर शेयर कर देना मेरे भाई, आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। और हाँ, अंत में जितने भी आपके साथी हैं जो कि ये परीक्षा देने जा रहे हैं, आयुष की जो एग्जाम है, ये लेक्चरर एग्जाम है मेरे भाई, ये आपकी 12 जनवरी को आयोजित होने जा रही है। याद रखना, इस परीक्षा में बैठने वाले तमाम विद्यार्थियों तक इस वीडियो की लेक्चर को शेयर कर दीजिए, इस वीडियो की लिंक को भेज दीजिए, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी जो परेशान है वो इस टॉपिक्स को कवर कर सके। तो इसी आशा उम्मीद के साथ आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। फिर भी कोई डाउट रहा है तो कमेंट कर देना, आपकी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।